बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने थे, उनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, फिर संबंध आपके उनके साथ बिगड़ गए, फिर रघुवर दास के साथ भी आपके संबंध बने, उनके साथ बन गए और इतने बिगड़े कि आप उनके खिलाफ खड़ा होकर उन्हें विधानसभा चुनाव तक में हरा। अच्छा, किसी पर आरोप नहीं लगाया। और एक बार मैंने यहाँ तक कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे हाथ से कोई तीसरा मुख्यमंत्री जेल जाए। जी फर्स्ट लव हैं और अर्जुन मुंडा जी नेक्स्ट चॉइस हैं। मैं मंत्री पद की कहीं चाह नहीं है। विस्तार होगा मंत्रिपरिषद का, उसमें भी अगर आप मुझे मंत्री नहीं बनाते हैं तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, मंत्री पद छोड़ने की बात तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, किसी परिस्थिति में नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद रघुवर दास जी ने मेरे खिलाफ बात कही तो राजनाथ जी ने कहा कि आप सोच लीजिए, अब टिकट नहीं दीजिएगा तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। परंतु जो तथ्य था उसको मैंने दे दिया। तब से रघुवर दास जी मेरे विरोध में रहे और मैं मुख्यमंत्री के ही खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। यह बात पार्लियामेंट्री बोर्ड के मीटिंग में राजनाथ सिंह जी ने कहा। जब मेरे टिकट की बात आई तो जो मेरी सूचना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोगों के नाम पर क्या विचार करना है, आगे बढ़िए। रघुवर दास जी और मेरी जो बैठक थी, वह बैठक एक रणनीति के तहत तय कराई। का टिकट नहीं लूँगा, मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूंगा, रघुवर दास के खिलाफ उनके क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ूंगा। सोनम स्वामी बड़े आदमी हैं, बहुत मेधावी हैं और उनके पास ऊर्जा भी बहुत है। उनके किसी एक पहलू से तुलना करना उचित नहीं रहता है। मैं नहीं मानता हूँ कि अपने आप से तुलना करके मैं स्वामी जी को कमतर आंकने का प्रयास करूं। नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से। आज शख्सियत में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी से जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में आपको पता चले कि लगभग 40 वर्षों से राजनीति में हैं और जब झारखंड में ये मंत्री बने थे तो इनके सम्मान में बिहार में एक आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था ये मंत्री से नहीं, मंत्री से भी ऊपर के पद पर हैं और इन्हें बिहार और झारखंड का सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है। जी हाँ, आइए हम बात करते हैं पूर्व मंत्री और अभी की विधायक हैं सरयू राय जी। सरयू राय जी, आपका रिपोर्टर पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, नमस्कार। आपके बारे में कहा जाता है कि आप झारखंड और बिहार के सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो किसी एक दायरे से बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, एक उन्मुक्त गगन में हमेशा उड़ते रहते हैं। सोनम स्वामी बड़े आदमी हैं, बहुत मेधावी हैं और उनके पास ऊर्जा भी बहुत है। उनके किसी एक पहलू से तुलना करना उचित नहीं रहता है। मैं नहीं मानता हूँ कि अपने आप से तुलना करके मैं स्वामी जी को कमतर आंकने का प्रयास करूँ। कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बेबाकी से हम लोग बोलते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार कहीं भी रहे, सरकार के किसी भी पक्ष में रहे, हमारे नज़दीक के लोगों में ही रहे, तो मैं उस बात को उठाता हूँ और प्रयास करता हूँ कि यह नहीं होना चाहिए। और जो मान जाता है, नहीं मानते हैं तब उस मामले को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है कि ठीक नहीं है, राज्य की सेहत के लिए भी और राज्य की जनता की सेहत के लिए भी। केवल एक इस कारण से कोई सुब्रमण्यम स्वामी से मेरी तुलना करे तो ये तुलना उचित नहीं है। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ जो सबसे मिलजुल कर चलना चाहता हूँ। कहीं कहीं ज़रूर मैं अलग दिखता हूँ और उससे हमारे संबंध प्रभावित नहीं होते हैं और मैं जिसकी आलोचना करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ उसके प्रति भी मेरा सम्मान बरकरार रहे। नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके बारे में देखा गया था जैसे झारखंड बना था तो झारखंड में आप बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने थे, उनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, फिर संबंध आपके उनके साथ बिगड़ गए, फिर रघुवर दास के साथ भी आपके संबंध बने, उनके साथ बन गए और इतने बिगड़े कि आप उनके खिलाफ खड़ा होकर उन्हें विधानसभा चुनाव तक में हरा दिया। तो आपका जुड़ाव और ये दुराव का कारण क्या रहा है? देखिए, बाबूलाल जी से आज भी मेरे उतने ही मधुर संबंध हैं। मैं तो खुलकर कहता हूँ कि झारखंड की राजनीति में बाबूलाल जी मेरे लिए फर्स्ट लव की तरह थे। उनके प्रति आज भी उतना ही सम्मान है और उनके लिए मन में आज भी उतनी ही कसक रहती है कि बाबूलाल जी को जितना करना चाहिए वह उनसे नहीं हो सका।
कारण आते हैं, अनेक कारण आते हैं, व्यक्ति भी कभी कभी किसी खास परिस्थिति में निर्णय लेता है, मगर बाबूलाल जी के साथ मेरे संबंधों पर उसका कोई असर नहीं है, कभी नहीं है। अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री बने, मैंने मुझसे लोगों ने पूछा था तो मैंने कहा था कि मेरे लिए बाबूलाल जी फर्स्ट लव हैं और अर्जुन मुंडा जी नेक्स्ट चॉइस हैं। उनसे भी मेरे संबंध आज भी वैसे ही हैं। रघुवर दास जी के साथ मेरे संबंध 2005 में जब मैं आया तो एक रणनीति के तहत रघुवर दास जी ने जमशेदपुर से मैं चुनाव लड़ूं इसका समर्थन किया था, क्योंकि जमशेदपुर में उस समय पार्टी के बहुत दिग्गज नेता थे, वित्त मंत्री थे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे मृगेंद्र प्रताप सिंह। मृगेंद्र प्रताप सिंह स्वाभाविक दावेदार थे, रघुवर दास जी को उन्होंने ही बनाया था। मृगेंद्र प्रताप सिंह उनके मेंटर थे। कहा जाए कि एक समय रघुवर दास जी मृगेंद्र प्रताप सिंह के दरबारी हुआ करते थे, मगर संबंधों में खटास आई। रघुवर दास जी अध्यक्ष थे, उन्होंने तय किया इनको हमको टिकट नहीं देना है। उसके बाद दूसरे स्वाभाविक दावेदार वहाँ से अभय सिंह थे। अभय सिंह से भी इनकी नहीं पड़ती थी जमशेदपुर की राजनीति में, और मैं तो उसमें बोकारो से चुनाव लड़ना चाहता था और प्रयास भी वहीं के लिए कर रहा था। अचानक मुझे अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि जमशेदपुर से आपको लड़ना हो तो कैसा रहेगा। मैंने बताया उनको कि मृगेंद्र बाबू हैं, अभय सिंह है, सारे के सारे लोग वहाँ स्वाभाविक दावेदार हैं। मगर तय किया इन लोगों ने कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। वहाँ से चुनाव लड़ा, वहाँ से जीता। पर चुनाव जीतने के 1 वर्ष बाद ही जो मंत्रिपरिषद बना, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी वित्त मंत्री भी थे, नगर विकास मंत्री भी थे। रांची में सीवरेज ड्रेनेज बनाने के स्कीम पर मेरा उनसे मतभेद हुआ और मैंने महसूस किया कि इसमें जानबूझकर ये गड़बड़ी कर रहे हैं, और जो सक्षम व्यक्ति कर रहा था उसको हटाकर एक निहायत गलत तरीके से मेनहाट को इन्होंने बहाल करा दिया। नतीजा है कि आज तक रांची का सीवरेज ड्रेनेज दुरुस्त नहीं हो पाया। उसमें मेरे सामने एक ऐसी परिस्थिति आई थी कि नामधारी जी विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे मेनहाट का सवाल जब विपक्ष ने विधानसभा में उठाया तो विधानसभा की एक समिति बना दी जांच की, जिसका मुझे उन्होंने सभापति बनाया। और सभापति के नाते मैंने देखा तो पाया कि मैं जितना सोचता था उससे अधिक गड़बड़ियाँ, अधिक गलतियाँ, अधिक पक्षपात इसके नियुक्ति में किया गया है। इसलिए मैंने 2007 में एक प्रतिवेदन दे दिया कि भाई इसकी नियुक्ति सही नहीं हुई है। मैंने रघुवर दास या किसी पर आरोप नहीं लगाया, परंतु जो तथ्य था उसको मैंने दे दिया। तब से रघुवर दास जी मेरे विरोध में रहे। 2009 के चुनाव में मैं चुनाव हार गया क्योंकि वो अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने मेरा विरोध किया संगठन के माध्यम से। हम लोग संगठन के आदमी थे, उससे हम लोग सोचते कि संगठन ही चुनाव लड़ता है। उसके बाद से ऐसे मौके आए जब रघुवर दास जी मेरे साथ बैठे। निशिकांत दुबे जी सांसद हैं, और निशिकांत दुबे जी के ऑफिस के कमरे में दिल्ली में निशिकांत जी ने मुझसे कहा कि रघुवर दास जी आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई एतराज़ है? मैंने कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग बैठे, सारे गिला शिकवे दूर हुए और हम लोगों ने फिर से मिल के काम करना शुरू किया। 2013 की बात है ये। 2014 में चुनाव हुआ, पार्टी को अच्छी सीट आई, सरकार बनी। अब मुझे बहुत बाद में पता चला कि रघुवर दास जी और मेरी जो बैठक थी वह बैठक एक रणनीति के तहत तय कराई गई थी पार्टी के आला कमान के द्वारा। और पार्टी के जो उस समय के संगठन महामंत्री थे उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे प्रयास से ही आप दोनों को बैठाने के लिए निशिकांत जी ने उद्यम किया था। खैर ठीक है। उसके बाद सरकार बनी 2014 में। मुझे याद है कि 2014 के 26, 27, 28 दिसंबर को शपथ लेना था। मुझे रात के 12 बजे भाजपा कार्यालय में बुलाया गया। मैं वहाँ पहुँचा तो रघुवर दास जी भी थे जो मुख्यमंत्री हो चुके थे उस समय। सौदान सिंह थे, संगठन महामंत्री राजेंद्र सिंह थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत उसमें प्रभारी थे, सारे के सारे लोग थे। मैं बैठा, आधे घंटे तक इधर उधर की बातें हुई। फिर मैंने कहा कि उद्देश्य क्या है इतनी रात में बुलाने का। इन्होंने कहा कि कल राज्य का मंत्रिपरिषद शपथ लेने वाला है, 4 व्यक्ति ही इसमें शपथ ले रहे हैं, उसमें हम लोग आपको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका नाम नहीं है मंत्रियों में, इसलिए सोचा आपको बता दिया गया। कैबिनेट का विस्तार होगा 15-20 दिन के बाद, तो अवश्य आपको उससे मंत्री बनाया जाएगा। मैंने सबों के सामने यही कहा कि देखिए आपकी महानता है, आपने मुझे बुलाया,
मगर मेरे मन में मंत्री पद की कहीं चाह नहीं है। विस्तार होगा मंत्रिपरिषद का, उसमें भी अगर आप मुझे मंत्री नहीं बनाते हैं तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। आप कल मंत्रिपरिषद का शपथ कराइए और बाद में भी मुझे मंत्री नहीं बनाइएगा तो मैं काम करूंगा, विधायक हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, काम करूंगा। अब जब 19 फरवरी को विस्तार हुआ तब मुझे पता चला कि रघुवर दास जी ने गांठ मान लिया था कि मैं उनकी कैबिनेट में मंत्री नहीं बनूँ, वो मुझे नहीं बनाएंगे। दिल्ली के लोगों ने, आला कमान के लोगों ने समझाया, अंत में कहा कि उनको तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मैं उनकी कैबिनेट में शामिल हुआ। उन्होंने मुझे एक बहुत छोटा विभाग दे दिया, खाद्य आपूर्ति विभाग दे दिया। कई लोगों को लगा था कि मैं इससे असंतुष्ट हो जाऊंगा और कहूँगा कि मैं मंत्री नहीं रहूँगा। लोग मुझे समझाने आए, उसमें अखबारों में भी जो मेरे वरिष्ठ मित्र थे वो लोग भी मेरे पास आए, छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ, पार्टी के आला कमान ने कहा है, मैं मंत्री बना हूँ, यथासंभव काम करूँगा। लोगों ने कहा कुछ बोलिएगा मत। मैंने कहा 2 साल तक मैं एक वाक्य नहीं बोलूँगा आलोचना में। 2 साल के बाद, 2 साल तक मैंने धीरज जारी रखा। इस बीच में मैं 2 साल के बाद 2017 में प्रधानमंत्री जी से मिलने दिल्ली गया। 4 अगस्त का दिन था, पार्लियामेंट के उनके ऑफिस में उनसे भेंट हुई। 5 मिनट समय दिया था, 25 मिनट बात किया। उन्होंने व्यक्तिगत बातें की, पर्यावरण पर हमारे काम की बातें की, दामोदर की बातें की और भी आध्यात्मिक बातें की। अंत में मैंने कहा कि नरेंद्र भाई, मैं आपसे मिलने केवल एक काम के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि बताइए। मैंने कहा कि मैं इसलिए मिलने आया हूँ कि जिस मंत्रिपरिषद में मैं मंत्री हूँ उसमें मुझे रोज़ शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और रोज़ स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके यहाँ निवेदन करना आया हूँ कि मैं यह मंत्री पद छोड़ देना चाहता हूँ। और मैं आपके यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मंत्रिपरिषद में मंत्री रखवाया था। रघुवर दास जी नहीं चाहते थे। रघुवर दास जी ने बनाया होता तो मैं उन्हीं को इस्तीफा दे के आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं समझता। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, मंत्री पद छोड़ने की बात तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, किसी परिस्थिति में नहीं सोचना चाहिए। मैं अमित भाई से बात करता हूँ, वे अध्यक्ष हैं, इस मामले को सुलझाएंगे। 15 दिन के बाद खबर आई, मैं अमित शाह जी से मिलने दिल्ली गया। लंबी बात हुई, आधा घंटा तक बात हुई। मैंने सारी बातों को बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 15, 16, 17 नवंबर 3 दिन रांची रहने वाला हूँ और मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। वो आए यहाँ 3 दिन, 15, 16, 17 नवंबर रहे, प्रयास किया, मामले को काफ़ी हद तक सुलझाया भी और स्थितियाँ 2-3 महीने ठीक रही। दिसंबर के बाद फिर वही स्थिति बन गई। तब मुझे लगा कि रोज़ रोज़ आला कमान के पास जाना, दिल्ली के नेताओं के पास जाना, उनसे शिकायत करना, ये कहीं से ठीक नहीं है। तब मैंने कैबिनेट में, कभी कभी कैबिनेट के बाहर ऐसे विषयों को उठाना आरंभ किया जिससे लग रहा था कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार अनियमितताएँ कर रही है, सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि कैबिनेट में मैंने कई ऐसे मुद्दों को उठाया, पथ निर्माण से लेकर और विभागों के, जिसके कारण कम से कम 500 करोड़ रुपए की सरकार की बचत हुई मेरे उस मामले को उठाने से। ठीक है, लोग नाराज हुए कि भाई उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो सका। तो यह पृष्ठभूमि रही है। शायद मैं पहली बार आपसे इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि मैंने मंत्रिपरिषद के भीतर और ज़रूरत पड़ा तो बाहर भी कभी कभी मैं अपनी बातों को रखता गया। और एक बार मैंने यहाँ तक कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे हाथ से कोई तीसरा मुख्यमंत्री जेल जाए। इसकी बहुत प्रतिक्रिया हुई और मैं हमेशा ही मानता था कि केंद्र जिसमें कहेगा मैं छोड़ दूंगा। और भी एक बार परिस्थिति आई 2019 के फरवरी में, क्योंकि उस समय महाधिवक्ता के कुछ निर्णय थे जिनका मैंने विरोध किया था। महाधिवक्ता उसमें बार काउंसिल के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने मेरे खिलाफ बार काउंसिल में निंदा का प्रस्ताव पास कराया था। उसको लेकर मैं 2-3 महीने तक लड़ते रहा। मामले को मैंने कैबिनेट में उठाया, कोई समाधान नहीं हुआ तो मैं गया अमित शाह जी के यहाँ और लिख कर चला है कि मैं इस्तीफा लिख दे रहा हूँ, आप जब चाहे इसको भेज दीजिएगा, दे दीजिएगा साहब। फिर मैं, आपको याद होगा कि मैं 30 मार्च को त्यागपत्र लेकर जाने वाला था राज्यपाल महोदया के यहाँ। इसकी घोषणा भी अखबार में हो गई थी। इसी बीच यहाँ हमारे संगठन महामंत्री रामलाल जी वो आए। उन्होंने मुझसे लंबी बात की, कहा कि रघुवर दास जी से भी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे भी बात की। फिर मुझसे बात किया और कहा कि त्यागपत्र देने का मन आप छोड़ दीजिए, राज्यपाल के यहाँ जाने वाले हैं। तो मैं राज्यपाल के यहाँ गया, मगर दूसरे विषय पर उन्होंने बात किया। मैंने राज्यपाल महोदया को बता दिया कि मैं आपके यहाँ पहले आने वाला था इसके लिए,
फिर माननीय रामलाल जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मामला सुलझाया जाएगा, ठीक होगा। तो मैं इस तरह से मैं मंत्री बना रहा। कई लोग कहते हैं कि आपने मंत्री पद छोड़ क्यों नहीं दिया जब मतभेद थे। तो ये पृष्ठभूमि थी, शायद आपके माध्यम से ही आज मुझे इन बातों को उजागर करना था। तो मैं ये कर रहा हूँ, ये स्थिति थी, रघुवर दास जी ने गांठ बांध दिया था। फिर उन्होंने गांठ बांध दिया कि वे मुझे टिकट नहीं देने देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ठीक विधानसभा का चुनाव होना था। और उन्होंने कई जगह कहा, कई कार्यकर्ताओं को भी कहा, कई लोगों ने मुझसे कहा कि रघुवर दास जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। मैं इसको लेकर दिल्ली गया, अपने पार्टी के नेताओं से मैंने कहा कि देखिए, जिस समय मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1977 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का संगठन मंत्री बनने के लिए राजनीति में भेजा गया था, तब से अब तक मैं मानता हूँ कि मैं एक दायित्व का ही पालन कर रहा हूँ, और मेरे मन में कोई ऐसे अभिलाषा नहीं है कि मैं विधानसभा का सदस्य बनी हुई बनूँ। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप मुझे विधानसभा का टिकट नहीं देना चाहते हैं, तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए, मैं खुद ही घोषणा कर दूंगा कि साहब मैं विधानसभा का चुनाव अब नहीं लड़ूंगा, बहुत राजनीति हो, या अब राजनीति से अलग होकर मैं काम करूंगा। मैं जिसके यहाँ गया सबों ने कहा कि भाई साहब आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा, कैसे होगा, बड़ी ख़राब इमेज आएगी कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसके क्या कारण है, लोग मीन मेक निकालेंगे। मैं अस्वस्थ होते गया। चुनाव बहुत नज़दीक आया तो हमारे ओम प्रकाश माथुर जी प्रभारी होकर यहाँ आए, और ओम प्रकाश जी प्रभारी आए तो मैं उनसे भी उनके दिल्ली निवास में गया। 1 घंटे तक बात हुई और मैंने सारी बातों को बताया कि ऐसी परिस्थिति है, और मैं आज भी कहता हूँ आपसे कि मुझे टिकट नहीं देना है तो आप बता दीजिए। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आपको तो मैं 2005 से जानता हूँ, आपको याद नहीं होगा, 2005 में जमशेदपुर में आपके निवास पर मैं गया था, लंबी बात हुई थी, किसी व्यक्तिगत कारण से मैं जमशेदपुर गया था, गोविंदाचार्य जी के साथ हम सभी काम करते थे, ये सारी चीज़ें आई हुई बात हुई। नंदकिशोर जी उसके बाद उप प्रभारी होकर आ गए, उनसे भी मैंने बताया कि भाई मुझे बता दीजिए आप लोग, और नहीं बताइएगा आप कहिए, एक कार्यकर्ता के नाते मैं आपका पैर दबा दूंगा, कार्यालय में झाड़ू लगा दूंगा, मगर आप कहिए कि मैं अपमान का घूंट पी जाऊँ, स्वाभिमान से समझौता कर लूँ, तो मेरे स्वभाव में ऐसा नहीं होता है। पहले भी जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं राजनेताओं के साथ, वो केवल इसी एक कारण से हुए हैं, चाहे बाबू तपेश्वर सिंह रहे हों, चाहे लालू प्रसाद जी रहे हों हम लोग के मित्र, या मधु कोड़ा रहे हों। तो इसलिए आप लोग मुझे अपमानित करने का प्रयास मत करिएगा। सबों ने कहा कि नहीं भाई साहब, कुछ दिन के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, क्लियर हो जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की पहली मीटिंग हुई, तो उस मामले में मीटिंग हुई, तो मैं गया, उस समय राजनाथ सिंह से मिला, उनसे कहा देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग में आज भी कहता हूँ कि मुझे टिकट नहीं देना है, तो उसके पहले आप लोग बता दीजिए, और अब अगर मुझे आप टिकट नहीं देंगे तो मेरे अंदर प्रतिक्रिया होगी और मैं मुख्यमंत्री के ही खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। यह बात पार्लियामेंट्री बोर्ड के मीटिंग में राजनाथ सिंह जी ने कहा। जब मेरे टिकट की बात आई तो जो मेरी सूचना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोगों के नाम पर क्या विचार करना है, आगे बढ़िए। फिर अमित शाह जी ने कुछ बातें कही, उसके बाद रघुवर दास जी ने मेरे खिलाफ बात कही, तो राजनाथ जी ने कहा कि आप सोच लीजिए, अब टिकट नहीं दीजिएगा तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि भाई लड़ेंगे, 5000 वोट आएगा। दीनानाथ पांडे जी भी लड़े थे एक बार, 5000 वोट आया था। तो इस तरह की उपेक्षा के भाव से उन्होंने कहा। तब भी ये नहीं हुआ कि मुझे टिकट नहीं देंगे, लोगों ने मेरा नाम पेंडिंग रख दिया। पार्लियामेंट की दूसरी मीटिंग हुई, फ़ोन से मेरी नड्डा जी से बात हुई। नड्डा को हम लोग बचपन से जानते हैं, पटना रहते थे। तो मैंने उनसे बताया, उन्होंने मुझसे एक ही बात कहा कि भाई साहब आपने कई लोगों को नाराज़ कर लिया। तो मैंने कहा जहाँ तक मेरी समझ है केवल एक ही व्यक्ति नाराज़ है। नहीं नहीं भाई साहब, आपने बहुत लोगों को नाराज़ कर लिया है। अब देखिए क्या होता है, दूसरे बैठक में भी, दूसरी लिस्ट में भी पेंडिंग रह गया मेरा सीट। तीसरी बैठक हुई, उसमें भी पेंडिंग रह गया। चौथी बैठक हुई जब नॉमिनेशन का एक दिन रह गया था केवल। आज शनिवार को बैठक हुई, सोमवार को लास्ट डेट था नॉमिनेशन का। उसमें भी शाम को खबर आई कि इस मीटिंग में भी मेरा नाम पेंडिंग रह गया। तब मेरे भीतर प्रतिक्रिया हुई, मैंने कहा कि भाई ये लोग जानबूझकर मुझे अपमानित करना चाहते हैं। लोग सोच रहे हैं कि भाई एक दिन और रुक जाएंगे, नॉमिनेशन का दिन बीत जाएगा तो करेंगे क्या ये। तो मैंने कहा कि अब मैं भाजपा का टिकट नहीं लूँगा, मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूंगा, रघुवर दास के खिलाफ उनके क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ूंगा।
यही मोटा मोटी संक्षेप में मैंने पृष्ठभूमि बता दिया। रघुवर दास जी के संबंधों के बारे में आपने मुझसे पूछा, तो यही स्थिति थी। मैं चुनाव लड़ा, और मैं क्या चुनाव लड़ा, उस क्षेत्र की जनता ने चुनाव लड़ा। मैं तो एक प्रतीक था, जनता ही आगे आगे थी, लोग आगे आगे थे। बूथ कमेटियाँ लोगों ने बनाया, बूथ पर बैठने वाला का नाम लोगों ने तय किया। ये चुनाव पर हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि 2014 में जो आपको चुनाव लड़ाया गया था एक रणनीति के तहत थी। 2014 के भी बताएं आप, 5 में तो लड़ाया गया था, मृगेंद्र प्रताप सिंह को नहीं देना था। 2014 में बताया कि आपके और रघुवर दास की जो मीटिंग हुई थी 16 का, वो भी एक रणनीति का हिस्सा था। तो वो रणनीति क्या अर्जुन मुंडा को यहाँ की राजनीति से बाहर, मुख्यमंत्री बाहर रखने के लिए कहीं वो राजनीति तो नहीं थी? नहीं, मुंडा जी तो चुनाव जीत नहीं पाए ना। अगर वो चुनाव जीतते तो मुझे लगता है कि अधिकतर समर्थन उन्हीं को रहता, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ही बनते। किसी वो चुनाव नहीं जीत पाए, इस नाते रघुवर जी की लॉटरी लग गई। उनके चुनाव हारने में संगठन की भी भूमिका थी कि लोग पहले से, जैसे केंद्र में डिसाइडेड था कि रघुवर दास को बनाना है मुख्यमंत्री? अब ये मैं दावे से नहीं कर सकता हूँ। जो निशिकांत दुबे जी के यहाँ बैठक मेरी और उनकी हुई थी, और निशिकांत जी ने जो पहल किया था वह संगठन के लोगों के निर्देश पर पहल किया था। और मुझे लगता है कि लोगों ने सोचा हुआ है कि इन सभी के मतभेद कायम रहेंगे तो चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, तो इस मतभेद को पाट दिया जाए। मैं नहीं समझा था। निशिकांत दुबे जी तो आज भी हैं, वो बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में। रघुवर दास जी के जो करप्शन केवल एक क्या मैनहार्ट का ही इशू था? जैसे हमने बताया कि सरकार में तो उस समय जो कुछ अधिकारी थे, शीर्ष पर थे, उन लोगों के बारे में बहुत सारी कहानियां आई हैं, तो क्या वो सब भी इशू था? और रघुवर दास जी को केंद्र बार बार बचाता क्यों था? एक मेनहाट का मुद्दा आया, मैंने मेनहाट पर पुस्तक भी लिखी, आपको अगर नहीं मिली होगी तो आप मुझसे ले लीजिएगा। उसमें मैं कहता हूँ कि उसका कोई एक वाक्य का एक शब्द भी कोई कह दे कि मैंने उसमें गलत लिखा है, और जब मैंने गलत नहीं लिखा है तब तो ऐसे व्यक्ति को बचाना नहीं चाहिए। किस कारण से केंद्र बचाता रहा है, अब उसकी आँख खुली है कि नहीं खुली है मैं नहीं कह सकता हूँ। और मुझे लगता है कि जो स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ कि रघुवर दास जी का अब वह भाव केंद्र में आला कमान के सामने नहीं है। परिस्थिति बस सारे लोग ये उपाध्यक्ष बनाए गए जो चुनाव हार गए थे, या मुख्यमंत्री थे, ये भी बन गए। पर मेरी पहल से जो सूचनाएं पहुंची होंगी केंद्र के पास, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा केंद्र ये खतरा मोल लेगा कि रघुवर दास जी को हम आगे करें। ये अब संभव नहीं है, समय बीत गया उनका, वो समय चुक गए। तो ये थे हमारे साथ सरयू राय। एक पहलू पर हम लोगों ने बात किया, आने वाले समय पर अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे। फिर आगे हम मिलेंगे किसी और शख्सियत से। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।